Hello everyone, I'm Dr. Kanisha Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So this is second day of our revision and thank you so much आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। ये आपको आई प्रॉमिस कि ये जो सीरीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है उनके लिए भी और जो अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए भी। तो देखिए कल जो थी वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी दोनों पार्ट से, तो हमने आज 4 पार्ट्स में वीडियोज़ को डिवाइड किया है ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, एकदम से बर्डन पड़े आपके ऊपर याद करने का, और चारों पार्ट्स में सभी सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करंट अफेयर के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है ड्रैगन फ्रूट को डिस्कस करते हैं। अभी इसको रीनेम किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने हैं इस टाइम में ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट जो है वहाँ के सीएम ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम का नाम दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज़ बस आपको ये याद रखनी कि कमलम है, अगर आपसे बाई चांस करंट अफेयर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो एक कमलम याद रखिएगा। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या फिर जो ड्रैगन फ्रूट का एक्सपोर्टर है वो कौन सी कंट्री है, तो वो है वियतनाम। तो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ ये जो 2 फैक्ट्स है वो याद करने हैं। नेक्स्ट ये थे नेताजी एक्सप्रेस के बारे में। तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है और पर्सनैलिटी एसोसिएटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 125th बर्थ एनिवर्सरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, उस टाइम एक इंडियन रेलवे को दोबारा रीनेम किया गया है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो इंडियन रेलवे रीनेम की गई है ये ओल्डेस्ट ट्रेन है, बिकॉज ये वाली ट्रेन थी जिससे कि नेताजी ने खुद ट्रैवल किया था। इसका नाम था होवरा कालका मेल या कलका मेल, मेरे को एग्जैक्टली ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा है कालका। तो इसको जो है नाम करके रीनेम करके नेताजी एक्सप्रेस नाम दे दिया गया है। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया कि नेताजी एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन को रीनेम किया गया है। दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि जो नेताजी थे उन्होंने इसी ट्रेन को, जब वो बिहार से इन्होंने ये ट्रेन ली थी गोमो से, जब 1941 में कोलकाता में पुलिस जो थी उन्होंने उनको अपने घर के अंदर ही बंद कर दिया था और उनके ऊपर नज़र रखी थी कि ये एस्केप ना कर पाए। तो उस टाइम में अपने कोलकाता के घर से 1941 में जब उन्हें एस्केप करना तो उन्होंने इसी ट्रेन को गोमो बिहार से लिया था। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो देखिए जो हमारी कंट्री के बेसिक स्टार्टअप्स हैं बहुत बड़े लेवल के, जैसे कि ओला हो गया, बायजूस हो गया, तो इनके जो भी फाउंडर्स थे उनके साथ मिलके जो है एक काउंसिल बनाई गई है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। आपको इसमें अपने प्रीलिम्स के लिए क्या पॉइंट याद रखना है। पहली बात हो कि जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है वो किसके अंडर बनाई गई है, तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए बनाई गई है। ये आपका पॉइंट है प्रीलिम्स का। और उसके बाद आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि ये जो 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चूज़ किए गए हैं ये 2 इयर्स के लिए चूज़ किए गए हैं या फिर उससे पहले, मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक होती है एज होती है कि इसके बाद जो है हम एडवाइजरी काउंसिल में उस पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते एज एन मेंबर। तो अगर वो एज पहले हो जाती है या फिर 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद उनका टर्म खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपको अपने प्रीलिम्स से याद रखना है वो ये है कि ये जो काउंसिल है वो चेयर किसने की थी, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने इसको हेड किया था। तो इस तरीके के पॉइंट्स हमें अपने करंट अफेयर से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं, टू बिग टू फेल लिस्ट। तो देखिए क्या होता है कि आरबीआई जो है वो हर बार एक ऐसी लिस्ट निकालती है, कुछ ऐसे बैंक्स की लिस्ट निकालती है जो इतने बड़े होते हैं, मतलब कि इतने एम्पावर और इतने पावरफुल होते हैं कि वो फेल नहीं हो सकते एनपीए के इश्यूज़ के बाद भी। तो आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को जो है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, मतलब कि एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया है, जो कि टू बिग टू फेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो लिस्ट निकाली जाती है इम्पोर्टेंट बैंक्स की वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ था। और ये किसके बेसिस पे किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट स्कोर्स कितने हैं, कि किस तरीके से वो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने एनपीएस को हैंडल कर रहे हैं, और उस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अभी तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन था तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मतलब मैं सारा डिटेल बताऊं, तो मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में ये डाल दिया है। तो बेसिकली क्या है कि द प्रपोज रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये पूछा है कि ये अभी जब बना है तो ये कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो इसको एक बार अगर आपने करंट अफेयर कहीं से पढ़ा है तो इसको अटैम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देखिए ये जो है ये चेनाब रिवर के ऊपर रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूट लोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, मैंने कल सेपरेट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो पूछा गया है कि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो सॉरी, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो है वो किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में है ए वर्ल्ड बैंक, बी है WEF, सी है यूनेस्को एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए बिकॉज EPFO में स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे 2017 में, और अभी दोबारा स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल आई है, इनोवेशन ज़रूरी हो गया है आत्मनिर्भर भारत के अंडर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं सोशल सिक्योरिटी को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी से। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी है ये है एक जनरल पर्पस पे, पर इंडिया का इतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं था, तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वैसे दे देती हूँ। देखिए जो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी शुरू करी थी, मैंने कमिटीज़ ऑफ सोशल सिक्योरिटी में भी आपको ये पॉइंट बताया था कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें सबसे पहले इस चीज़ को शुरू किया गया था। बेसिकली बताया गया था कि किस तरीके से इंश्योरेंस देना चाहिए, अलाउंसेस देने चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है उनको कैसे पे करना है। तो शुरुआत चाणक्य के अर्थशास्त्र से हुई थी। पर जब हम मिडिवल इंडिया के अंदर आते हैं तो उस टाइम हमने देखा था कि जो अमीर्स हुआ करते थे मुस्लिम रूलर्स के अंदर, तो वो जो थे वो या फिर जो बेसिकली किंग्स ऐसे हुआ करते थे साउथ इंडिया के, तो वो बहुत बुरी तरीके से ओप्रेस किया करते थे। तो उस टाइम सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रही थी मिडिवल इंडिया में। इसी चीज़ से सीख के जो है मॉडर्न इंडिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी को दोबारा लाया गया था। ठीक है, ये तो हो गई इंडिया का ब्रीफ। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्ट्स को। तो हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी में जर्मनी जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था 1883 में। और ये आपका प्रीलियम्स का पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली हर पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, पेंटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, तो उनको ये रिक्वायर्ड था, मतलब उनके लिए कंपल्सरी था कि वो रेगुलर इंटरवल्स में कुछ ना कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करें। और जो मनी होता था इस फंड से वो फूड, लॉजिंग, हॉस्पिटल और जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हुआ करती थी एज और डिसेबल मेंबर्स की, उनके, तो मतलब एक तरीके से क्या होता था, चैरिटी फंड्स इनसे लिए जाया करते थे और फिर जिनको ज़रूरत हुआ करती थी उनको दान किया जाता था या उनको हेल्प किया जाता था। और USA में जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट आई थी वो 1935 में आई थी। तो अगर USA आंसर में हो तो उसको मत टिक कीजिएगा, जर्मनी है जिसमें फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी आई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। मतलब कोई अपने पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ कर रहा है वो डिफरेंट है, बट एक जो मैं वास्ट लेवल की बात करती हूँ तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाते हैं हमेशा। और ये प्रोग्राम्स जो होते हैं इसमें इंडिविजुअल को कैश पेमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनका इनकम लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर सके। और वो इनकम लॉस किसकी वजह से हो सकता है, ओल्ड एज की वजह से, डिसेबिलिटी, डेथ, सिकनेस, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीज, किसी भी रीजन से हो सकता है। और ये चीज़ें तो आई थिंक आपको अब तक रटी गई होंगी कि किस किस रीजन के या फिर किस किस एस्पेक्ट्स में सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ये किस तरीके से की जाती है। जैसे फैमिली अलाउंसेस दे दिए जाते हैं उनको, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू किया जाता है जिसमें कि मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अब देखिए कि जो सोशल सिक्योरिटी के एम है ना उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज का डिटेल नहीं है और मतलब कि पेपर के लिए डिटेल इतनी याद नहीं करनी है तो मेंशन नहीं किया है। दूसरा है सोशल इंश्योरेंस एंड थर्ड है सोशल असिस्टेंस। पब्लिक सर्विसेज मैं जस्ट एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ। उसमें क्या है, जैसे रोड हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स हम यूज़ करते हैं या फिर पार्क्स हम यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, तो वो आता है पब्लिक सर्विसेज में। वो एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी हुआ जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है वो है सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। तो सोशल इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है, ये कंपलसरी प्रोग्राम्स होते हैं कि मतलब कि ये प्रोग्राम्स चलने ही चलने हैं। कभी मेडिकल इंश्योरेंस का हो गया, आपका कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, आपका बिजनेस इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ का जो होता है, तो ये कंपलसरी प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती ही करती है। दूसरा जो है, जब आप कभी भी इंश्योरेंस के लिए जाएंगे तो वो आपका पैन कार्ड और ये चीज़ें डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ इनकम देखी जाती है कि वो पर्सन कितना अर्न करता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको बेनिफिट प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है सोशल एडिक्वेसी देखी जाती है रेदर देन इंडिविजुअल इक्विटी। ये नहीं है
कि अगर कोई पर्सन जो है वो कम अर्न कर रहा है तो उसको जो है हायर इंश्योरेंस स्कीम नहीं दी जाती। मैं ये बात कर रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की, नॉट प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक सोशल एडिक्वेसी देखी जाती है कि कितना बेनिफिट इसको हमारी स्कीम से हो सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे उसको जाके जज नहीं किया जाता है। सेकेंड है बेनिफिट्स लूजली रिलेटेड टू अर्निंग बेनिफिट्स प्रिस्क्राइब बाय लॉ। तो जितने भी अर्निंग बेनिफिट्स लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सभी बेनिफिट्स जो है वो अपने प्रोग्राम्स में प्रोवाइड करने होते हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पे कोई भी नो मीन टेस्ट होता है। नो मीन टेस्ट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो ये इंश्योरेंस प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से उनको कोई अपना प्रॉफिट नहीं लेना होता, बेनिफिट नहीं लेना होता। उनका सिर्फ एक काम होता है कि जो भी किसी भी पर्सन को लॉस हुआ है किसी भी वजह से, बस वो पूरा हो सके। लेस है फुल फंडिंग अननेसेसरी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उस पर्सन का 100 रुपये का नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये की ही फंडिंग, मतलब फुल फंडिंग करे। यहाँ पे अगर वो 80 रुपये की भी हेल्प कर पा रही है तो वो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिंग, और उस पर्सन को सेल्फ सपोर्टिंग बनाना ताकि आगे जाके उनको इस चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े और वो खुद अपने आप को सस्टेन कर सके। अब जो मैंने सोशल असिस्टेंस बताया था तो उसके बीच में हम एक डिफरेंस कर लेते हैं, आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा और आपके प्रीलिम्स के लिए भी क्लियर हो जाएगा। तो सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, सोशल असिस्टेंस जो होता है वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को किसी प्रोग्राम में एनरोल होके, स्कीम में एनरोल होके कुछ थोड़ा सा भी पे नहीं करना है, सीधा गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। जैसे कि सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना कि अगर मान लीजिए किसी को हियरिंग एड की प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, तो वो मशीन्स जो होती है हियरिंग वाली तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें उन ओल्ड एज पर्सनस ने या फिर जो डेफ है पर्सन, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ उनको हेल्प मिल रही है, तो वो क्या हो गया? सोशल असिस्टेंस हो गया। और सोशल इंश्योरेंस क्या हो गया कि गवर्नमेंट की कोई सस्ती सी स्कीम आई जिसमें कि हम थोड़ा सा इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, तो वो सोशल इंश्योरेंस के अंदर आ गया, जो कि फाइनेंस होता है कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू बाय द पर्सन। नेक्स्ट आता है रिसीव बेनिफिट आइदर इन कैश और इन काइंड फूड एड। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गया कि कैश में भी हेल्प मिल सकती है और इन काइंड मतलब कि फूड एड हो गया, मेडिकल एड हो गया, किसी भी तरीके से मिल सकती है। वहीं पर जो सोशल इंश्योरेंस होता है उसमें वर्कर जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर, मतलब जो वर्कर है उसको पता है ऐसे ऐसे मैं प्लान करूंगा, आगे मुझे फ्यूचर में ये जाके बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इन्वॉल्व अ फीलिंग ऑफ चैरिटी एंड सिंपैथी सोशल असिस्टेंस के अंदर। वहीं पे जो सोशल असिस्टेंस के अंदर और जो सोशल इंश्योरेंस होती है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्यूचर प्लानिंग की, जो पर्सन खुद करता है। नेक्स्ट जो सोशल असिस्टेंस होती है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि एक वनरेबल ग्रुप जो पर्टिकुलर होता है उसकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके, जैसे कि एल्डरली हो गए या डिसेबल हो गए। वहीं पे जो सोशल इंश्योरेंस होता है उसमें कंटीजेंसी वेरियस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी अर्निंग्स जो है वो स्टॉप ना हो या इंटरप्ट ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं सोशल असिस्टेंस का, तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गई, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, तो ये सोशल असिस्टेंस आ गया। वहीं पे सोशल इंश्योरेंस में आपकी ईएसआई स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एलआईसी स्कीम है, तो ये सोशल इंश्योरेंस के अंदर आता है। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारा करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम खत्म हुआ। यहाँ पे ये वैसे जो पोर्शन है ये आप इस वाला नहीं है सोशल सिक्योरिटी का, बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये अभी कर दिया ताकि एक गवर्नमेंट स्कीम की जगह आज ये हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम जो था वो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो कोई भी चीज़ प्रोग्राम जो है जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके पीछे कोई एक रीज़न होता है। तो अगर हम अपनी पॉलिटी में जाते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उठा के देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 41 एंड 42 में लेबर वेलफेयर, लेबर इक्वालिटी की बात की जाती है। तो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो उसी से रिलेटेड है बेसिकली, ताकि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 41 और 42 में जो सब मेंशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। तो बेसिकली आर्टिकल 41 जो है वो कहता है कि पब्लिक असिस्टेंस जो है वो अपने सभी सिटीजन्स को देनी चाहिए गवर्नमेंट को, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व वांट विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। तो
बेसिकली वही सोशल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट आर्टिकल 41 एंड 42 में है, उसी के लिए स्पेशली नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। दूसरा देख लेते हैं कि इस असिस्टेंस प्रोग्राम में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लाया गया था। पेंशन से रिलेटेड ओल्ड एज हो गए कवर। दूसरा टॉपिक किसका होता है, डिसेबल का होता है, तो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम आ गया। फिर जो है फैमिली की बात आ जाती है, मैटरनिटी से रिलेटेड है कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जाए, तो उसमें मदर की हेल्थ पे भी इशू फ़र्क पड़ता है, तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हो गया। और थर्ड इज़ अन्नपूर्णा। तो अन्न क्या होता है, फूड रिलेटेड होता है, तो सबका जो है वो फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके उसके लिए अन्नपूर्णा लॉन्च की गई थी। तो ये चारों स्कीम्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएशन के बारे में। आज मैंने 2 एसोसिएशंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत सारी एसोसिएशन है, अगर वीडियो में करती आज ही करती सारी की सारी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शशिपदा बनर्जी इनिशिएटिव को। तो देखिए ये जो थे ये एक ब्रह्मो समाज के रिफॉर्मर थे और इन्होंने जो अपना फर्स्ट एफर्ट किया था वो बरंगोर जूट मिल्स के जो मिल वर्कर्स थे उनके वेलफेयर के लिए किया था। और कैसे किया था, इन्होंने बहुत सारे नाइट स्कूल्स को ओपन किया वर्किंग पीपल के लिए, एक वर्किंग मैन क्लब बनाया, सेविंग अकाउंट बनाया, बैंक बनाया 1871 में, और वहीं पे अन्ना बैंक जो है वो 1871 में बनाया ताकि जो वर्कर्स है उनको हेल्प हो सके। वहीं पे उन्होंने एक बंगाली मंथली भी एस्टैब्लिश की थी। ये वाला पॉइंट तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आप हिस्ट्री एसोसिएटेड भी हो गया और सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हो गया। तो इन्होंने भारत श्रमजीवी जो है बंगाली मंथली लिखी थी, जिसको इंडियन टॉयलर्स के नाम से भी जाना जाता था, 1874 में इन्होंने लिखी थी। और इनका जो बेसिक एम था वो ये था कि एक हैबिट जो है इंडस्ट्रीज़ की, थ्रिफ्ट की और टेम्परेंस की वर्किंग क्लास के बीच में लाई जा सके। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं एसोसिएशन को। तो मोहम्मदन एसोसिएशन जो है वो फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कॉलोनियल पीरियड की जिन्होंने लेबरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया था। इसको फॉर्म किया था काजी ज़हीर उद्दीन अहमद ने। और यहाँ पे बेसिकली क्या होते थे, चैरिटी फंड्स जो थे वो रेज किए जाते थे ताकि जो वर्कर्स हैं वो सिकनेस में अगर हैं तो उनको फंड्स प्रोवाइड किए जा सके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच कन्वेंशन ऑफ ILO डील्स विद सोशल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले जो है ये मनोज सिंह मेहता, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहले इसका आंसर किया था। इसका सही आंसर जो है वो कन्वेंशन 102 है। इसके बाद हम एक बार इसको डिस्कस भी कर लेते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया था। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं कन्वेंशन नंबर 102 में वो होते हैं स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ताकि जितने भी बेनिफिट्स गारंटी किए जाते हैं और प्रोवाइड किए जाते हैं लो के, उनका डिस्कशन हुआ है। वहीं पे जो है प्रॉपर फंक्शनिंग स्कीम की किस तरीके से हो रही है, मतलब कि कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी से सर्विसेज से रिलेटेड है उनको सुपरवाइज करना और एडमिनिस्ट्रेट करना भी कन्वेंशन नंबर 2 के स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। फिर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर आते हैं, मतलब कि जो नॉन नेशनल रेजिडेंट्स हैं उनको भी सेम राइट्स मिले सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में नेशनल रेजिडेंट्स के इक्वल ही। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई भी यूनिक मॉडल सोशल सिक्योरिटी रिजाइम का नहीं बनाया जाता है, एक कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस होता है। वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो टाइप ऑफ स्कीम्स में दी जाती है कि किस तरीके की स्कीम्स लाई जाएंगी, और जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स या फिर लीगल अरेंजमेंट्स करने होते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो यहाँ पे दिए जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और फेयर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और जो वर्कर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन हो सके इन सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे भी कन्वेंशन नंबर 102 का डिस्कशन है, पर पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एक, ठीक है। यहाँ पे है सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द ILO कन्वेंशन 102। तो एक बार जो है आप इसको पोज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से सोशल ILO कन्वेंशन 102 में जो है कवर नहीं होता है कंपोनेंट, तो यहाँ पे आंसर है डी, डेथ ऑफ स्पाउस। अब मैं इसको आपको समझा भी देती हूँ। तो जो नेशनल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है C102, उसके अंदर आपकी चिल्ड्रन फैमिली को मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी सर्वाइवर्स एंड ओल्ड एज को कवर किया जाता है। पर अगर किसी के स्पाउस की डेथ हो जाती है उसको कवर नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो ये वही चीज़ें हैं और सारी जो C102 के अंदर थी और ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सोशल असिस्टेंस। फर्स्ट, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। सेकंड, बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। सी इज इट इज़ फंडेड बाय स्टेट रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो एक बार इसको वो कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ का आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अन्ना बैंक इन 1871 वॉज एस्टैब्लिश बाय ए सत्यव्रता बनर्जी, बी इज एन.एम. लोखंडे, सी इज महात्मा गांधी एंड डी इज काजी जहीर उद्दीन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, सत्यव्रता बनर्जी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे मुझे। वो है, कमगार हितमतधाश सभा द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे टू हैव ट्रेड यूनियन करेक्टरिस्टिक वॉज फाउंडेड बाय ए इज S.K. बोले, बी इज N.B. लोखंडे, सी इज जहीर उद्दीन एंड डी इज M. जोशी। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब हम मूव करते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में कल हमने 1853 तक जो है इंडियन एक्ट्स जो थी वो डिस्कस कर ली थी। अब हमें पता है कि 1857 में क्या हुआ था, सिपोई म्यूटिनी हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि यार अब तो गुड गवर्नमेंट एक्ट लानी ही पड़ेगी, ताकि जो हमने एक लॉस किया है अपना कॉन्फिडेंस इंडियंस के साथ और इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ है, उसके हम कोजेस जान सके और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। तो यहाँ पे जो 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी उसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम भी दिया गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया था, उन्होंने डेजिग्नेशन बदल दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वाइसरॉय में। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि कल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ाया था और इसे आप रिवाइज करेंगे कि क्या आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे हम वैसे उनको डिस्कस भी कर लेंगे। तो एक बार अभी अपने आप मन में जो है उस चीज़ को याद कर लीजिए कि कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है डबल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम बनाया गया था। डबल गवर्नमेंट क्या थी, एक बार खुद मन में रिवाइज कीजिए। ठीक है, हो गया। तो डबल गवर्नमेंट क्या थी हमारा, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको हम क्या कहते थे, डबल गवर्नमेंट कहते थे। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड कर दिया गया था और एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम दिया गया। और अब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उनको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई, कंप्लीट अथॉरिटी दी गई। बट ये इंडिया के अंदर नहीं रहते थे, ये लंदन में ही रह के इस चीज़ को ऑपरेट करते थे और वो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। वहीं पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको बनाया गया। और ये जो काउंसिल थी ये एडवाइजरी इन नेचर थी, मतलब ये सिर्फ एडवाइस देती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ये इनके पास कोई पावर नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को। तो देखिए हम 1857 का रिवोल्ट किस लिए हुआ, क्योंकि इंडियंस को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। तो ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि अब हम इंडियंस का कोऑपरेशन लेंगे, मतलब इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे, उनको थोड़ी सी पावर दिखाने से होता है ना कि थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा दिया कि आ जाओ जो हमारे साइड आ जाओ। तो इस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाई गई थी और इसके अंडर कि इंडियंस का कोऑपरेशन हो सके 3 एक्ट्स जो थी वो इनेक्ट की गई थी 1861 में, 1892 में और 1909 में। यहाँ पे इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट किया गया और जो नॉमिनेट किया गया इंडियंस को वो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किया गया बाय वाइसरॉय। ठीक है, यहाँ पे 3 इंडियंस जो थे वो नॉमिनेट हुए थे। ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो इन तीनों के नाम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था। सेंट्रलाइजेशन हो गया था आपका 1773 में कि मद्रास और बॉम्बे जो थी उनकी पावर लेके जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। बट यहाँ पे दोबारा बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी गई और डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कि यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं नाम इनके। और वहीं पे पोर्टफोलियो सिस्टम बाय लॉर्ड कैनिंग, कल मैंने पोर्टफोलियो सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वजीत साहू, आपने सबसे पहले आंसर दिया था, बाकी भी स्टूडेंट्स ने दिया था बट आपने सबसे पहले आंसर दिया इसका। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था
वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड कैनिंग ही हमारे फर्स्ट वाइसरॉय भी हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे उनको इंचार्ज बना दिया जाता था एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का, और वो फिर फाइनल ऑर्डर्स को इशू किया करते थे। तो ये वाली डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद रखनी, किसने किया था वो भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि आप ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे जो है मशवरा करने की ज़रूरत है कि हाँ भी मतलब हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंसेस इशू होंगे वो 6 मंथ्स के लिए इशू होंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर। तो यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट आपको ये याद रखना है कि चाहे कितने ही नॉन ऑफिशियल मेंबर एडिशनल कर दिए गए, नंबर इंक्रीज कर दिया गया, बट जो मेजॉरिटी थी वो हमेशा ऑफिशियल ही मेंटेन की गई। वहीं पे जो है जो एग्जीक्यूटिव होते थे उनको डिस्कशन ऑफ बजट और क्वेश्चंस को एड्रेस करने की पावर दे दी गई थी। और नॉमिनेशन जो किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का वो बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया गया था बाय वाइसरॉय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय ने नॉमिनेशन किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, और किसकी रिकमेंडेशन पे किया, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ काउंसिल की रिकमेंडेशन पे किया गया। यहाँ पे जो है इलेक्शंस यूज़ हुए थे, बट जो टर्म था इलेक्शन वो बहुत लिमिटेड था और इनडायरेक्टली यूज़ हुआ था नॉन ऑफिशियल पोस्ट के लिए। तो इलेक्शन टर्म कब से पहले यूज़ हुआ था, ऐसे ही बेसिकली तो 1892 में हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो 1909 जो है, मैं वो स्लाइड इसमें डालना भूल गई हूँ, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ उसका दे देती हूँ। जो मेन पॉइंट है वो है कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो 1909 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो मोल्डे थे वो उस टाइम के जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो वहाँ पे वाइसरॉय थे। यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंस थी मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स की वो ये थी कि सबसे पहले जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई थी ना, मतलब कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो स्टार्ट हुए थे वो इन्हीं के टाइम में हुए थे। मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स या फिर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, और इसी वजह से जो लॉर्ड मोल्डे थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता था। उसके लिए 1909 जो है वो स्पेसिफिकली फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इनको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया था। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पे डायरकी बनाई गई। देखिए डायरकी का क्या मतलब है कि 2 सब्जेक्ट्स बना दिए गए, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या होता था कि जो भी डिसीजंस लिए जाते थे एग्जीक्यूटिव के वो एक काउंसिल के रिकमेंडेशन से और उनके साथ डिस्कस करके लिए जाते थे, और जो भी फंक्शन एग्जीक्यूटिव करेगा तो वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट वहीं पे जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने एक्शन के लिए। ये फ़र्क होता था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। वहीं पे फिर बाई कैमरलिज्म जो है उसका नया इंट्रोडक्शन किया गया। बाई कैमरलिज्म में क्या होता है, जैसे हमारे में राज्यसभा और लोकसभा है ना, वो क्या हो गया, बाई कैमरलिज्म हो गया। तो यहाँ पे अपर हाउस था और लोअर हाउस था। 1892 में जो है इलेक्शन वर्ड का इनडायरेक्ट यूज़ किया गया था, बट एक फॉर्मल यूज़ जो डायरेक्ट इलेक्शंस का किया गया था वो 1919 में किया गया था। और यहाँ पे ये कहा गया कि जो 6 मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो 3 मेंबर्स होंगे वो इंडियन होने कंपलसरी है। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, जो कि 1909 में मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर आए। यहाँ पे जो सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे, उनको भी फिर बाद में रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है उनको फ्रेंचाइजी दी गई, मतलब कि उनको वोटिंग राइट्स दिए गए उनके प्रॉपर्टी टैक्स के देने के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। और एक न्यू ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का, और पब्लिक सर्विसेज जो है एस्टेब्लिश की गई फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं 1935 का। तो यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि प्रोविंसेस हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिनको यूनिट्स की तरह देखा जाता था। 3 न्यू लिस्ट बनाई गई यहाँ पे, जिसको कि फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट थी। जैसे अभी हमारी कंट्री में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट है, उसी की तरह थी। और जितनी भी रेजिडुअल पावर्स थी वो सभी वाइसरॉय को दे दी गई थी। प्रोविंसेस से जो डायरकी थी उसको अबोलिश किया गया था। एक चीज़ याद रखनी है
सिर्फ प्रोविंसेस से जो डायरकी है उसको अबोलिश किया गया था, सेंटर से नहीं किया गया था। और जो अबोलिश की गई डायरकी प्रोविंसेस से उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनोमी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर और बाइकैमरलिज्म मतलब कि अपर हाउस और जो लोअर हाउस थे वो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। और ये 6 प्रोविंसेस कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको अबोलिश कर दिया गया था, जो कि पहले बनाई गई थी एक्ट्स के अंदर। फ्रेंचाइजी जो था उसको एक्सटेंड कर दिया था और 10% पॉपुलेशन जो थी अब उसको वोटिंग राइट्स मिल गए थे। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कर दिया गया था और जो नॉर्मल पब्लिक सर्विसेज थी उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। और लास्ट में 1937 के अंदर फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ये जस्ट मैंने आपको कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं कि कौन से मेंबर जो थे उनको क्या क्या पोर्टफोलियोज मतलब कौन कौन सी उनको डेजिग्नेशन प्रोवाइड की गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो अंडर विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस? तो अभी मैंने आपको ये समझाया। ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकेंड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर ब्रिटिश रूल में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मॉडर्न इंडिया का है, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ, इसका आंसर मैं भी बता दूंगी। तो डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रपोज किसके अंडर हुआ था? ए कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, बी माउंटबेटन प्लान के अंदर, सी क्रिप्स मिशन के अंदर एंड डी नन ऑफ द अबव के अंदर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है उसके अंदर डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी और उनको वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी और जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडियंस का साथ चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, बट इंडियंस ने उसको मना कर दिया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप तो हमें पुराना चेक दे रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का जो प्रपोजल था क्रिप्स मिशन के अंदर कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि विच ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ of the Constituent Assembly under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan। तो फर्स्ट है 296, बी है 332, सी है 350 एंड डी है 389। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच।